आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आप सभी बहुत बेहतरीन हैं, मैं जानता हूँ। और जहाँ भी हैं वहाँ पर बहुत सारे मज़े कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 1 की, यानी अगर इसे हम इंग्लिश में कहें तो ऐसा कहेंगे कि क्लास 5 में चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं ईवीएस में। ओके, ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ना हम क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर है पूरी तरह से जानवरों की अजब गजब दुनिया के बारे में। इसमें हमें ये पता चलेगा कि जानवरों में कितने सारे गुण होते हैं, सूंघने के, पहचानने के, है ना, देखने के, और भी बहुत सारे अलग अलग जानवरों की विशेषताएं हमें इस चैप्टर में पता चलने वाली है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो हमें इस चैप्टर में जानने का मौका मिलेगा। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस चैप्टर का नाम, है ना। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए, अब चैप्टर का नाम जान लिया है, अब देखते हैं पहले पेज पे क्या दिया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। लिखा है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? अब कैसा हुआ है, चलो देखते हैं। लिखा है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त क्लास में के बाहर लंच कर रहा था और अचानक से, चूँकि वो स्कूल के मैदान में लंच कर रहा था, हमारे स्कूल में सब लोग मैदान में इकट्ठा होकर लंच करते हैं जब बारिश का मौसम नहीं होता तब। तो अचानक से चील आई और उसके हाथ से फुर्ती से रोटी लेकर चली गई। तो उसके साथ ऐसा हुआ है, मैं ये जानता हूँ, है ना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जो भी है, आप अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। फिर इसके बाद में लिखा है कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुज़र रहे हो और झट से उसके कान खड़े हो गए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है। अक्सर जब भी मैं किसी सोए हुए कुत्ते के पास से गुज़रता हूं तो ध्यान देता हूं कि उसके कान झट से खड़े हो जाते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इसके बाद आगे क्या लिखा है कि खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। अब ये भी हुआ है ना। कई बार हम देखते हैं कि खाने की कोई चीज़ गिर जाती है तो वहाँ पर चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो मीठा ही हो, और भी कई बार कुछ चीज़ें गिरती हैं तो वहाँ पर झट से चींटियाँ आ जाती हैं, है ना। इसके बाद में हमसे ये पूछा गया है कि क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल बात यह है कि जानवर जो होते हैं ना, उनकी सुनने की, महसूस करने की, देखने की और सूंघने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा कह लीजिए कि हमसे भी अच्छी होती है। इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमें ये बताया गया है साथियों कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है और कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। सोचो, मीलों दूर से, यानी बहुत दूर है, तब भी उसको दिखाई दे जाता है कि वहाँ पे है मेरा शिकार, है ना। और कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजब दुनिया। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अजब दुनिया है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो दूर से ही पता लगा लेते हैं कि अच्छा, वहाँ पे है मेरा शिकार। जैसे चील के बारे में आपको बताऊं, वो आसमान में बहुत ऊंचाई से उड़ते हुए देख लेती है उसके शिकार को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक प्रश्न, कैसे पहचाना साथी को। चलिए देखते हैं कैसे पहचाना। तो यहाँ पर बात हो रही है चींटी की। ये सब आपको लाइन में चींटियाँ दिखाई दे रही हैं, है ना।
तो यहाँ लिखा है, एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। अब बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सोचो और बताओ इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहला प्रश्न है, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? तो मैं आपको बता दूं, हर जानवर में ना, हर जीव में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। सोचो उनकी सूंघने की शक्ति कितनी तेज है ना। इसके बाद दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो मैं आपको बता दूं कि उसके पास भी ऐसी गंध होगी जिसके कारण पहरेदार चींटी ने इस चींटी को पहचान लिया। तो कारण क्या हुई? वो विशेष प्रकार की गंध, है ना। ठीक है, अब आगे है करके देखो और लिखो। यहाँ पे लिखा है कि चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो और अब इंतज़ार करो कि चींटियों के आने का। और अब देखो, सबसे पहले प्रश्न दिया है, चींटी कितनी देर में आई बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 मिनट लगे और चींटियों का झुंड वहाँ पर आ गया। इसके बाद लिखा है कि क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ना, मैंने देखा था वहाँ पर एक चींटी आई थी और फिर वो, मुझे लगता है, धीरे धीरे सारे झुंड को ले आई या बाकी चींटियों को भी पता चल गया। इसके बाद में आगे लिखा है कि चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। वो सारी की सारी चीज़ों को जमा करती है ले जाकर के अपने बिल में। आपने भी चींटियों के बिल देखे होंगे, है ना। इसके बाद में फिर आगे लिखा है, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वे वहाँ से फिर अपने घर, यानी उनका जो बिल है, वहाँ चली जाती हैं। फिर लिखा है कि क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आपने तो देखा ही होगा, चींटियाँ अक्सर एक कतार में चलती हैं एक दूसरे के पीछे। अब यहाँ लिखा है, अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। तो यहाँ पे क्या लिखा है फिर इसके बाद में कि रास्ता रोकने के लिए हमसे कहा जा रहा है और फिर प्रश्न पूछा है कि देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, जब आप पेंसिल का टुकड़ा रखेंगे ना, तो चींटियाँ उस पर चढ़ जाएंगी और उसके बाद वो अपना रास्ता बना लेगी। बहुत साल पहले मैं आपको बताऊं कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी तरह के कई सारे प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को मिल जाता है क्या? रास्ता। तो अब हमसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि क्या आप बता सकते हो, जब तुम पेंसिल से चींटियों का रास्ता तुमने रोका, तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तो मैं आपको बताता हूँ कि उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। देखिए, चींटियों ने कुछ गंध छोड़ी होगी, है ना, गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ करके जो आने वाली चींटी है पीछे से, उनको रास्ता मिल गया होगा, है ना। तो जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तब वो इसी तरह का व्यवहार करती हैं। फिर आगे है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो, है ना। ये भी एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि मच्छर जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारे शरीर की गंध कैसी है।
इसके अलावा हमारे शरीर का कोई ना कोई एक तापमान रहता है, यानी गर्मी हमारे शरीर की, उससे भी वो हमें ढूंढ लेते हैं। पता थी क्या आपको ये बात? ठीक है। इसके बाद लिखा है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। यहाँ पर लिखा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। सोचो, यहाँ लिखा है कई किलोमीटर, ठीक है ना, यानी एक शहर से दूसरे शहर में भी अगर उसकी मादा है तो वो उसको पहचान लेगा। अब आगे लिखा है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या है ना कि कुत्ता जो है उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। यहाँ पर लिखा है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपने फिल्मों में देखा होगा अक्सर कि पुलिस के पास कुछ कुत्ते होते हैं, है ना, तो चोरों को पकड़ने के लिए और कुछ चीज़ों को खोजने के लिए, है ना, जैसे जिसको पकड़ना है उसके कपड़े का एक टुकड़ा पहले कुत्ते को सूंघा देते हैं, फिर कुत्ता उसे ढूंढने में लग जाता है ना। कई बार तो बम वम ढूंढने में भी कुत्तों का उपयोग किया जाता है ना, सामान ढूंढने में। तो कुत्तों की सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। इस कारण से कुत्तों का उपयोग इन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं। फिर आगे लिखा है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तो मैं आपको बता दूं कि खराब खाना है, अगर वो खराब हो गया है तो हमें पता चलता ही है, जल गया है तो भी पता चलता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम सूंघने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कहीं पर हम भोजन करने गए हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है, कैसे पता चलता है? सूंघ कर पता चलता है ना। में से लगता है, अरे ये तो स्वादिष्ट भोजन की खुशबू है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम जिन सेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी इत्र वगैरह का, तो वो भी हम सूंघ कर ही पता लगाते हैं, है ना। इसके अलावा फूलों को हम सूंघ लेते हैं, है ना, उनकी खुशबुओं को हम पहचानते हैं कि अच्छा ये गुलाब है, अच्छा ये तो मोगरे का फूल है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि जब गैस खुला छूट जाता है किचन में, रसोई घर में, तब भी हम सूंघने से पता लगा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर गैस लीक हो रहा है। फिर हम गैस बंद कर देते हैं झट से जाके, है ना। इसके अलावा कहीं पर बहुत गंदगी होती है तो हमें उसकी भी बदबू आती है। तो सूंघने की बहुत सारी जगह पर हम अपने सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। सही कहा ना मैंने? आप भी एक तालिका बनाइएगा और उसमें सूची में ये सब लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, नाम लिखो। तो अब आप बताइए कि गंध से आप किसी जानवर को पहचान सकते हैं क्या? तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कुत्ता, उसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो आप भी अगर किसी और जानवर को उसकी गंध से पहचान सकते हैं तो वो लिखिएगा ज़रूर अपने उत्तर में। इसके बाद में आगे लिखा है कि इन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो। कैसी चीज़ों के? जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और कोई 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो ठीक है, जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती है उनके बारे में भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और जिनकी अच्छी लगती है उनके बारे में भी लिखता हूँ। इससे आपको भी आसानी मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं कि किसकी गंध अच्छी लगती है ना। तो भाई मुझे सबसे अच्छी गंध जो सबसे पहले लगती है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मुझे इत्र की खुशबू बहुत पसंद है, ठीक है, इत्र की गंध। और अच्छी नहीं लिखती है, इसमें लिख देते हैं जैसे कि कहीं पर नाले की गंध आ रही है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर इसके बाद में हम लिख सकते हैं और किसकी गंध अच्छी लगती है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भोजन
भोजन की गंध मुझे अच्छी लगती है और किसकी गंध अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मुझे ना, हाँ, गोबर, गोबर की गंध पसंद नहीं है। और भी आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि भगवान को हम अगरबत्ती लगाते हैं, है ना, तो अगरबत्ती की खुशबू बड़ी प्यारी लगती है मुझे, है ना। और किसकी गंध और अच्छी नहीं लगती ये लिखना है, तो यहाँ पर कचरा लिख सकते हैं आप, है ना, कचरे की गंध भी किसे अच्छी लगती है, भाई मुझे तो नहीं लगती अच्छी। इसके बाद में, हाँ, ये कैसे भूल गया मैं, फूलों, फूलों की, फूल की गंध बड़ी प्यारी लगती है ना। और किसकी अच्छी अच्छी नहीं लगती, इसमें आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे ख़राब हुए सड़े हुए अंडे की गंध अच्छी नहीं लगती, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बाद है, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सभी के उत्तर लगभग लगभग एक जैसे हो सकते हैं, पर चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखा है चर्चा करो। चर्चा करो में क्या है, लिखा है, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है, और अगर आती है तो किसके। तो मैं बता दूं कि मुझे अपने परिवार के सदस्य के कपड़ों से गंध नहीं आती है ना। अगर आपको आती है तो आप उत्तर में लिखिएगा, है ना। वैसे हम सभी के घर में कपड़ों की साफ़ सफाई होती है रोज़, तो गंध नहीं आएगी। इसके बाद लिखा है, कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है, और अगर हुआ है तो बताओ कैसा लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर ना मुझे बस में बहुत गंध आती है, मुझे बस की गंध अच्छी ही नहीं लगती। तो वहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना मुंह ढक लेता हूँ उस गंध से, ठीक है, और मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। फिर आगे लिखा है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आज रजनी को, एक मिनट, आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। अब सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है, यानी 6 महीने की। अब मज़े की बात तो ये हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। अब बताओ, सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों किया होगा उसने। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि कोई वस्तु अच्छी नहीं है, यानी गंध है, उस समय हमें गंध आ रही होती है ना। तो क्या हुआ कि सुशीला ने जब दीपक की पॉटी साफ करनी चाही तो उसने मुंह ढक लिया, उसे लगा गंदगी बात है ना, गंदी है। और जब अपनी बेटी की पॉटी साफ करी तो उस समय उसने मुंह नहीं ढका। फिर आगे है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या आपने कभी किसी को ऐसे कचरे के ढेर से चीज़ें बीनते हुए देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर ये है कि हमारे लिए तो वो गंध बहुत ही बदबूदार होती है ना। और कई बार गंध की प्रैक्टिस हो जाती है उन बच्चों को जो वहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ें बीनते हैं, तो इसीलिए उन्हें उस गंध से दिक्कत नहीं होती। अब रोज़ रोज़ एक ही जगह जाना हो तो दिमाग अभ्यस्त हो जाएगा, है ना, यानी कि उसको आदत हो जाएगी। इसके बाद लिखा है, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अलग हो सकता है, लेकिन सोच का तो असर पड़ता ही है। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो अच्छी गंध है वो सबको पसंद आएंगी, और जो ख़राब गंध है उससे सभी को अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा, है कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, कैसे दिखा। तो पढ़ते हैं, कैसे दिखा, क्या लिखा है यहाँ पे। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें
सामने की तरफ होती है। भाई इसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तब आपको याद आएगा कि क्या वह कौवा है? आप कहेंगे नहीं। क्या वह कोयल है? आप कहेंगे नहीं। क्या वह चील है? तब भी आप कहेंगे नहीं नहीं। फिर आपको ध्यान आएगा कि हाँ, ये तो उल्लू हो सकता है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है कि नहीं? बिल्कुल। इसके बाद में लिखा है कि ऐसे कुछ पक्षियों का नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, और इन पक्षियों की आंखें का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे पक्षियों को आप जानते हैं जिनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि कबूतर। कबूतर को आपने देखा है ना, उसकी दोनों आंखें उसके सिर के इर्द गिर्द होती हैं। और चिड़िया, कौवा, कौवा भी आप कह सकते हैं, या फिर इस अध्याय में नाम आया है चील का। चील की भी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, है कि नहीं? और इनका जो सिर है उससे इनकी आंखें ऑब्वियसली छोटी ही होती हैं, है ना? तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में लिखा है ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। फिर आगे लिखा है तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। अब यहाँ लिखा है तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। अब बताओ, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका साथी जिस ओर खड़ा हुआ है, जहाँ से वो एक्शन कर रहा है, उस ओर की आंख, मतलब इस तरफ की आंख आपने बंद कर ली जो उसे देखती थी, तो अब आप उसे नहीं देख पाएंगे, है ना? इसके बाद में लिखा है अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। तो बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आंखों से अगर आप देखने के प्रयास करेंगे तो आप आसानी से अपने साथी की एक्शन को देख पाएंगे, है ना? फिर लिखा है दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर आपने महसूस किया, क्या अंतर पाया? तो एक तरीके से क्या हुआ कि बिना, जब आपने गर्दन नहीं घुमाई तो साथी के एक्शन को आप नहीं देख पाए, है ना? जबकि अगर दूसरे तरीके की बात करें तो जब आपने बिना गर्दन घुमाए दोनों आंखें खोलकर देखना चाहा तो आप अपने साथी के एक्शन को देख पाए। इसके बाद में लिखा है अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो, एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना ज़्यादा आसान होगा? तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप अपनी आंखों को खुला रखेंगे, यानी दोनों आंखों को, एक भी आंख बंद नहीं होगी, उस समय आप सिक्का आसानी से पकड़ सकते हैं, और जब एक आंख बंद होगी तो पकड़ना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है ना? इसके बाद आगे लिखा है कि सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तब कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? अब देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें ऐसा सोचना है कि अगर हमारी भी आंखें पक्षियों की तरह होती तो हम ऐसा कौन कौन से काम कर पाते जो हम अभी नहीं करते। तो अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें होगी हमारे कान की जगह, तब तो हमें गर्दन घुमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना गर्दन घुमाए हमें दोनों तरफ का दिख जाएगा, है ना? तो जो काम पक्षी कर सकते हैं अपनी आंखों की वजह से, शायद वो हम भी कर पाते, है ना? इसके बाद लिखा है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अब हमसे प्रश्न पूछा है, क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती है? भाई ये तो एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि उसे ये रोटी कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। समझ में आया? आगे लिखा मज़ेदार बात और
जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। ठीक है, जैसे उल्लू, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगी कोई भी चीज़। समझ में आया? अब इसके बाद में आगे है कितने तेज़ हैं कान। चलिए ये भी जान लेते हैं। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, आपको तो याद होगा आपने कक्षा 4 में क्या पढ़ा था, है ना? अगर नहीं भी है तो चलिए अभी याद आ जाएगा। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, बिल्कुल पढ़ा था, मुझे याद है। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। अब लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं। गधा है, भैंस है, गाय है, बिल्ली है, हिरन है, घोड़ा है, कुत्ता है, बकरी है, हाथी है, खरगोश है। ये सभी हैं जिनके कान दिखते हैं। इसके बाद में लिखा है कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कान से बड़े होते हैं। सबसे पहला नाम तो जो याद आएगा वो है खरगोश का, हाथी का, गाय का, चूहे का। इन सबके कान तो हमारे कान से बड़े ही हैं, है कि नहीं? इसके बाद में लिखा है कि सोचो तुम्हें क्या लगता है कि जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में क्या कुछ संबंध होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जानवरों के कान का जो आकार होता है और जो वो सुन पाते हैं उसका बहुत ही आप कह लीजिए कि गहरा संबंध है। कैसे, मैं बताऊं आपको। जिस जानवर के कान जितने बड़े हैं आप याद रखिएगा वो उतना अधिक सुन पाएगा, उसकी सुनने की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है करके देखो। क्या करके देखना है? स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वहीं बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी? अपने साथियों से भी पता करो। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम हाथों को अपने कान के पीछे रखेंगे ना और फिर सुनेंगे तो हमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा साफ सुनाई देगी। इसके बाद में लिखा है कि तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना? तो मैं आपको बोल दूं कि हाँ बिल्कुल, हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद में आगे लिखा है एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ, एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? तो बिल्कुल है। दूसरी बार जैसा चित्र में दिया है अगर हम ऐसे कान लाकर बजाएंगे तो हमें आवाज़ ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, है ना? फिर आगे लिखा है सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। ठीक है, अब आगे है आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता, इनको देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। है ना ये कमाल की बात कि जब उड़कर कोई दुश्मन आ रहा है तो भाई उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं जिससे पता चल जाए कि वो उड़कर आ रहा है, और जब ये किसी ज़मीन से आते हुए खतरे को देखते हैं तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। आपको पता है मछलियों के बारे में? मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। सोचिए कितने कमाल की बात है ना? कुछ जानवर तो तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को
अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। सोचिए कितने कमाल की बात है ये। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अब लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो, और अगर हाँ तो किस किस की? तो मैं आपको बता दूं कि डॉग यानी कुत्ते की आवाज़ में कभी कभी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे लिखा है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? तो जैसे कि मिट्ठू हो गया यानी तोता, है ना, कुत्ता हो गया, ये लोग आवाज़ समझ लेते हैं। फिर आगे लिखा है, आओ खेले एक मज़ेदार खेल। इसमें क्या है, जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की एक भाषा बना लो। ध्यान रहे कि बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर? तो अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं। आगे लिखा है, कितना सोए। बहुत से जानवर, मैं आपको बता दूं, किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। तो देखो, छिपकली के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। हमने छिपकलियों के बारे में, हमने छिपकलियों को देखा भी है अपने घर की दीवारों पे इधर उधर, है ना। तो लिखा है कि ठंडी के दिनों में वो कहीं गुम हो जाती है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वो भी एक लंबी सी गहरी नींद में चली जाती है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। अब आगे लिखा है कि स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। सोचो, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। पेड़ लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये जो जानवर है, ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सोचिए, स्लॉथ नाम है इनका। तो अब अगर देखें कि स्लॉथ का जागना 18 घंटे, तो सोचो स्लॉथ का सोना और 24 घंटे और 12 घंटे, यानी स्लॉथ कितने समय सोया? 18 घंटे। जगा कितने घंटे? 6 घंटे। समझ गए? अब समझिए कि अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो एक हिस्सा दिया हुआ है, ये एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा कुल कितने घंटों को प्रदर्शित कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कुल हिस्से कितने हैं? 3, 3 6, 3 9 और 3 12, यानी एक हिस्सा 2 घंटे को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर गाय की बात करें तो ये 4 घंटे सोती है। अजगर की बात करें तो ये 18 घंटे सोता है। अगर जिराफ की बात करें तो ये 2 घंटे सोता है और बिल्ली की बात करें तो ये 12 घंटे सोती है। अब अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठते हैं? अगर हैं तो कौन से? और कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। तो आप ये काम कर सकते हैं, है ना, 10 प्रश्न बना सकते हैं। फिर आगे लिखा है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। सोचो, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर इस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। मैं आपको बताऊं कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ की गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक
सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बताओ, सोचो, बाघ के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी ज़बरदस्त हैं, है ना। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वो खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। मैं आपको बता दूं दोस्त, सबसे बड़ा खतरा बेचारे इस बाघ को हमसे ही है, इंसानों से है ना। हम ही लोग हैं जो धीरे धीरे जंगल को कट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो यहाँ के जानवरों को हमसे खतरा तो होगा ही। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। आज के समय में हम अपनी सुविधाओं के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं, है ना। अपने फ़ायदे के लिए जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इसी वजह से हमसे जानवरों को खतरा है। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को ही तो हम शिकारी कहते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती तो इतनी कम हो गई है दोस्तों कि इनके गायब हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रही है, बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अब हमसे पता करने के लिए कहा जा रहा है कि पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ पे हैं, और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। मैं आपको बताऊं कि आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, और इस चैप्टर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप इसी को देख लीजिए, यहाँ लिखा है हम क्या समझे। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? जिससे उन्हें उनकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे और बाहर के शोर से उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना। फिर इसके बाद में लिखा है कुछ उदाहरण देकर समझाओ कि जिससे हम पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है ना। तो देखो, आपने देखा कभी किसी कुत्ते को जब आप पालते हैं कुछ समय और दूर तक छोड़ के आ जाए, तो वो कुत्ता वापस उस रास्ते को सूंघते सूंघते घर तक पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। सही कहा ना मैंने। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। चींटियों की भी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है ना। तभी तो कहीं कहीं पर कोई मीठा शक्कर का दाना गिर जाता है तो चींटियों का झुंड लग जाता है वहाँ पर, है ना। कुछ मीठा गिर जाए तो ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये बताया है आओ बनाए कागज़ का कुत्ता, सामान थोड़ा मोटा कागज़, पेंसिल और कैंची। देखो किस तरह से बना दिया गया है ना। यहाँ पर विधि भी बताई है कि सबसे पहले कागज़ में से एक लंबी पट्टी काटनी है। अब इस पट्टी पर चित्र में दिखाए गए तरीके से इस तरह से निशान लगाने हैं और 1 से लेकर 6 तक के निशानों पर कट लगाना है। फिर 1 और 2 नंबर के काटे हुए हिस्सों को आपस में फंसाना है। इसी तरह 3 को 4 में और 5 को 6 में फंसाना है। चित्र 3 में जो कुत्ते के पैरों वाले हिस्से हैं उस पर जो निशान दिख रहे हैं उस पर भी कट लगाना है। फिर सिर के ऊपर के कटे हुए हिस्से को मोड़कर कुत्ते के कान बनाने हैं, है ना। मज़ेदार दोस्तों, ये किताबें जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए हम नहीं पढ़ते, ये किताबें हम बहुत कुछ सीखने समझने के लिए भी पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझ करके हम उनसे अपने व्यवहार का निर्धारण कर सकते हैं कि किससे हमें कैसे व्यवहार करना है ना। और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। इतनी सारी जानकारी जब हमें पता चलती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है ना। सोचिए, आगे जा कर के हम बड़े होकर के क्या बनेंगे, आप बड़े होकर क्या बनोगे, ये तो अभी आपको नहीं पता है ना। या फिर आपने कुछ सोचा होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपकी मदद करेंगी, आपको बताएंगी कि आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है ना। इसीलिए खूब मन लगाकर खूब सारी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। आप सभी से मेरी फिर से जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में
एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ। बाकी आपसे मेरी फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।